आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ हमारे एडिटर फॉरेन अफेयर्स सौरभ कुमार शाही भी मौजूद हैं। आप सबको पता ही है कि भारत ने आज सुबह लगभग 1:04 से 1:11 के बीच 7 मिनट में पाकिस्तान के अंदर 9 टारगेट को तबाह किया है, जिसे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। आपको बताएं, थोड़ी देर पहले भारत सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको लीड किया विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने, और उनके साथ मौजूद थी आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह। उन्होंने डिटेल में बताया कि किन 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया और क्यों और किस तरीके से ये जो 9 ठिकाने थे वो आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स थे, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन से लेकर के लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ठिकाने थे। उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिश्री साहब ने बताया किस तरीके से जो पहलगाम में अटैक हुआ उसकी जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के एक संगठन ने ली थी, और ये लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है, जो कि यूएन द्वारा प्रतिबंधित संगठन है, और इसके हैंडलर्स इन 9 ठिकानों में छुपे थे जहां पर भारत ने स्ट्राइक की है। तो शाही साहब, पहले तो आपने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसे कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने लीड किया। तो आपके ओपनिंग कमेंट्स और किस तरीके से ये 9 जो ठिकाने हैं इनके बारे में बात करेंगे, और ये जो आज जाहिर सी बात है पूरा एक कल रात से ही माहौल था कि मॉक ड्रिल होगी, थोड़ा डाइवर्जन था, और रात में भारत की सेना ने ये अंजाम इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उन 9 ठिकानों की। शाही साहब, ओपनिंग कमेंट्स आपके। जी सौरभ, हम लोगों ने प्रोग्राम किया था बहुत डिटेल्ड कि इस पे कि क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। और हमने उसमें कहा था कि 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, इधर यू गो फॉर अ हॉट वॉर, यू गो फॉर अ लिमिटेड वॉर, और यू गो फॉर अ क्रॉस बॉर्डर रेड। तो आई थिंक ये क्रॉस बॉर्डर रेड वाला जो है वो ऑप्शन जो है वो चूज किया है इंडियन आर्म फोर्सेस ने, और उसके अंतर्गत ये हमले जो हैं वो किए गए हैं। एक और चीज हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में पहले कही थी कि उम्मीद ये है कि भारत स्टैंड ऑफ वेपन से हमले करेगा। स्टैंड ऑफ वेपन से ये मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स के जो विमान होंगे वो इंडिया के अंदर होंगे, यानी जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है उसके अंदर से ऑपरेट करते हुए वो इन वेपन्स को डिस्चार्ज करेंगे, ताकि ये ना कहा जा सके कि वी हैव क्रॉस द बॉर्डर। फिलहाल अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि आईबी हमने क्रॉस नहीं किया है। हमने अपने एयर स्पेस से बिल्कुल बॉर्डर पे जाके स्टैंड ऑफ वेपन से हमले हुए हैं। मिक्स ऑफ वेपन्स हैं, यानी इसमें बॉम्ब्स भी हैं और लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी हैं और मिसाइल्स भी हैं। तो जो अभी तक खबर आ रही है उसके हिसाब से जो जो स्कैल्प मिसाइल है जो अमेरिका का, जिसको हम स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं, वो स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो है वो जनरली जो भारत को जो पैकेज दी गई है उसके हिसाब से उसमें 250 किलोमीटर का उसका रेंज है। तो उसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अगर हम इन सारे ठिकानों को देखें कि ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, अगर इनके डिस्टेंसेस को देखें एलओसी से या इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि सबसे ज्यादा दूर ऑफकोर्स जो बहावलपुर में जो जहाँ भावलपुर पे में। हमला किया गया वो था, वो 100 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस करीब करीब बनता है। मुरीरके वाला 30 किलोमीटर दूर है। गुलपुर जो है वो 35 किलोमीटर है। सवाई कैंप 30 किलोमीटर है। बिलाल कैंप तकरीबन मेरे ख्याल से 10 या 12 किलोमीटर पे है। कोतली कैंप 15 किलोमीटर पे, बरनाला 10 पे, सरजाल 8 पे, और महमूना जो है वो 15 किलोमीटर पे है। यानी आप देख सकते हैं ये सारे के सारे या तो बॉर्डर के किनारे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के किनारे हैं, या जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें है। इनफैक्ट आप मैप पे देख सकते हैं वो एक जो पतली सी पट्टी है कश्मीर का, वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसकी जो मैप एक दिखाएं। पतली सी पट्टी आ रही है, जी। वहां पे ये नजर आ रहा है आपको। इनफैक्ट ये जो इसकी जो पतली सी पट्टी है इसकी चौड़ाई कहीं भी मैक्सिमम 30-35 किलोमीटर तक की है। तो जाहिर है कि यहाँ पे जो कैंप्स हैं वो सारे उसके यानी एलओसी के पास के थे।
और इंटरनेशनल बॉर्डर वाला वो नीचे की तरफ जो हमने बात की वो तकरीबन बहावलपुर में 100 किलोमीटर अंदर और मुरीदपुर में 30 और गुलपुर में 35 किलोमीटर अंदर जो है वो ये जो है हमले किए गए हैं। जैसा मैंने कहा कई वेपन्स जो है वो यूज किए गए हैं। स्कैल्प पहला वेपन है जिसकी हम बात कर रहे थे, बट वो इकलौता वेपन नहीं है स्कैल्प जिसको यूज किया गया है। स्कैल्प के अलावा जो है वो भारत में हैमर, जिसको हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज वेपन है, उसको यूज किया गया। जनरली ये जो हार्डेंड इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, यानी जो बंकर होता है, इसको बंकर बस्टर कह लें, अगर आम जबान में इसको बोलें तो बंकर बस्टर कह लें। टेक्निकल इसको हैमर कहा जाता है, यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन। ER मतलब एक्सटेंडेड रेंज, इसका एक छोटा रेंज दिया था, एक्सटेंडेड रेंज दिया था। ये तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर तक की दूरी पे इससे हमला किया जा सकता है। तो जाहिर है कि ये चूंकि मुरीड़ के जो है वो 30-35 किलोमीटर ही है बॉर्डर से, तो इंडिया में इंडियन एयर में रहते हुए भी इस वेपन को डिस्चार्ज किया जा सकता था। तो इस वेपन को डिस्चार्ज किया गया और जो हार्डेंड स्ट्रक्चर जो तस्वीरें आपके पास आई हुई हैं वहां पे मोरिडके में डैमेज की, वो आप देख सकते हैं, वो मोस्टली इसके थ्रू जो हुआ है। इसके अलावा लॉइटरिंग म्यूनिशन होती है, जैसा कि नाम ही बता रहा है, वो लॉइटर करता है, यानी लॉइटर करता हुआ घूमता हुआ जाता है। और वो यानी वो पहले क्या करता है, वो एक तरीके से वो होल होल करता है और होल करके जब वो घुसता है फिर वो फटता है। हालांकि इसमें कई तरीके के होते हैं, जिसको ड्रोन्स के थ्रू और कामिकाजी ड्रोन इसको कहने, अगर अगेन आम लोगों की भाषा में बोला जाए तो इसको कामिकाजी ड्रोन कहा जा सकता है। तो ये 3 तरह के यानी मिक्स ऑफ वेपन्स हैव बीन यूज्ड। कुछ एक दो चीजें जो BBC में आई हुई है रिपोर्ट में, उसमें ये कहा गया है कि जो प्राइमरी डैमेज है यहाँ पे, वो सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ मुरीडके में जो कैंप है उस पे हुआ है। और वहां से जो आई विटनेस अकाउंट है वो ये करते हैं कि 4 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो गिरे हैं, चूंकि हमें पता नहीं कि चारों मिसाइल थे कि 2 मिसाइल हैं, उसमें कोई एक लॉटरिंग म्यूनिशन है क्या, ये हमें नहीं पता। तो 4 एयरबॉर्न चीज जो है उसने इम्पैक्ट की है। ये भी कहा जा रहा है कि 3 एक के बाद एक हुए और चौथा जो है वो कुछ करीब 5 और 7 मिनट के बाद हुआ। तो मिलिट्री के टर्मिनोलॉजी में इसको डबल टैप अटैक कहा जाता है। इसका मकसद ये होता है कि पहले अटैक के बाद अगर तो वहां पे कोई अगर आतंकवादी हैं और उनको उनको रेस्क्यू करने के लिए उनके कैंप से दूसरे लोग आते हैं और आतंकवादी आते हैं, तो आप वेट करते हैं 5-7 मिनट तक, जब वो आ जाए तो फिर आप दूसरा अटैक करते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए किलिंग्स को। तो इसको डबल टैप डैप अटैक जो है वो कहा जाता है। मुरेडके वाला जो है वो डबल टैप अटैक आई विटनेसेस जो है वो बता रहे हैं कि वहां पे किया गया है। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जैसा कि तस्वीरों में आपको पता है, इसके अंदर में तमाम बिल्डिंग्स है। हमने ब्रीफिंग में सुना कि कई जगह पे सिंगुलर बिल्डिंग टारगेट किए गए हैं, कई जगह पे मल्टीपल बिल्डिंग टारगेट किए गए हैं। हाँ हाँ। तो उसके लिहाज से ये जो है अटैक डिफरेंट वेपन्स जो है वो चूज किए गए हैं। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे कि ये जो वेपन डिस्चार्ज किया गया है ये कैसे जाके वहां पे अटैक हो रहा है, कैंप पे जो है वो हमला। हाँ, आपको बताएं कि ब्रीफिंग में जो कर्नल कुरैशी हैं उन्होंने बताया कि सबसे पहले पीओके में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सवाई नाला मुजफ्फराबाद में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था और उन्होंने बताया कि सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने ट्रेनिंग यहीं ली थी। जो सवाई नाला मुजफ्फराबाद है वहां पर ली थी और वहां पर जो कैंप है उसको निशाना बनाया गया है। और जो सैयदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद में हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली बिलाल में जैसे गुरपुर मोहम्मद का है। हाँ, जी जी बिलाल कोटली जैसे गुर मोहम्मद का है। जी बोले जी, जा जी जी शाही साहब, जी शाहिद मैं ये बोले। कह रहा हूँ कि जो पीओके में सवाई कैंप पे हमला हुआ है वो भारत का जो कंधार सेक्टर है उसके बिल्कुल अपोजिट पड़ता है। और वहां पे जो प्राइमरी है वो लश्कर का कैंप था। बिलाल कैंप जो है वो जैसे मोहम्मद का कैंप वो एक्चुअली लॉन्च पैड है। हमारे दर्शकों को याद होगा जो हमने डिटेल्ड एक वीडियो किया था कि क्या क्या ऑप्शन है, मैंने ये भी कहा था कि कुछ लॉन्च पैड्स जो होते हैं उनको पहले टारगेट किया जाएगा। तो ये जो बिलाल है वो ये थोड़ा यहाँ समझने की जरूरत है, कुछ कैंप्स हैं कुछ लॉन्च पैड्स हैं।
लॉन्च पैड ये होता है, लॉन्च पैड 24 घंटे एक्टिवेटेड नहीं होता, लॉन्च पैड एक्टिवेट होता है जब आपको हमला करना होता है, तो आप वहां पे टेररिस्ट को लाते हैं और वहां से उनको लॉन्च करते हैं, जैसा कि आप उसके उसमें देख सकते हैं, उसकी उसके नाम से ही आपको ये समझ में आएगा। तो बिलाल जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड था, और कोटली जो जहाँ पे हमला किया गया है वो भी लश्कर ए तैयबा का था। वो भारत का जो राजौरी सेक्टर है, वो राजौरी सेक्टर के सामने जो है वो नजदीक है, आता है। बिल्कुल। आगे बताइए। पुंछ तो राजौरी के सामने गुलपुर भी आता है। इनफैक्ट कोटली और गुलपुर दोनों पुंछ और राजौरी सेक्टर के दरमियान के जो पाकिस्तानी साइड है उसमें पड़ता है। गुलपुर में जो है वो एक्चुअली ट्रेनिंग कैंप है, पर वो मल्टीपल टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप है, यानी वहाँ कोई एक सिंगल ग्रुप जो है वो नहीं है, कई ग्रुप की वहाँ ट्रेनिंग होती है। ये ब्रीफिंग में बताया गया। सबसे इम्पोर्टेंट शाही साहब है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे स्टैंड अलोन भी, वो है मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर। भावलपुर अगर आज बात करें तो सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट भारतीय सेना का ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर जो भावलपुर है, पंजाब है, लाहौर के नजदीक है, वहां पर मरकज सुभान अल्लाह को अटैक किया है, जो जैश ए मोहम्मद का कैंप या हेडक्वार्टर भी उसे कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा हमला हुआ उसमें कई आतंकवादी घटनाओं का प्लान यही बना था, यही ट्रेनिंग हुई थी। और काफी बड़ा सेंटर है जो टेररिस्ट का है। तो भावलपुर में जो जिस जिस तरीके से अपनी भारतीय 100 किलोमीटर अंदर हमने मार की है, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारतीय सेना का और इंडियन एयरफोर्स का। इसके बारे में बताएं। जी, जैसा मैंने कहा कि स्टैंड ऑफ वेपन से आप मैक्सिमम तकरीबन 150 से 170 किलोमीटर तक डिस्टेंस है उस पर हमला कर सकते थे। तो आई थिंक उसमें जो डीपेस्ट पॉइंट पे गया गया वो बहावलपुर पे गया हुआ। यहाँ पे मैं एक चीज दर्शकों को बताऊं कि पंजाब, ये साउथ पंजाब का इलाका है। बहावलपुर जो सदर्न पंजाब है पाकिस्तान का, ये प्राइमरी जो जिसको कह सकते हैं कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का जो हॉटबेड है वो सदर्न पंजाब रहा है पाकिस्तान में। और स्पेशली जो सराइकी स्पीकिंग एरिया है कुछ उससे, और जब आप फर्दर ऊपर लाहौर की तरफ बढ़ते हैं तो ये इलाके जो हैं जहाँ पे कैंप्स जो है बहुत सालों से चल रहे हैं। ये विद इन पाकिस्तान भी जो अटैक कई बार जो हुए हैं वो यहाँ से ही, इसी रीजन से टेररिस्ट जो हैं वो आए हैं। इनफैक्ट जो तकफीरी टेररिस्ट भी हैं जो सेक्टेरियन वायलेंस करते हैं वो भी इस रीजन से ही प्राइमरली ड्रॉ होते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान में ग्रुप है लश्कर ए जंग भी, हमारे दर्शकों को पता होगा, तो जंग भी इसी के आसपास, यानी जो सदर्न पंजाब का इलाका है उसी में ये सारा आता है। तो सदर्न पंजाब पाकिस्तान का हॉटबेड रहा है। और आई थिंक जो सबसे नीचे यानी कश्मीर से सबसे दूर जाके जहाँ पे हमला हुआ है वो यही बहावलपुर में। भावलपुर में पाकिस्तान आर्मी का कैंप भी है उनका, पाकिस्तान आर्मी का एक हेडक्वार्टर भी है वहां पर। तो वो भी एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि भावलपुर में पाकिस्तान आर्मी का कोर है। डेरा भी है, और कोर है, डेरा है वहां पर, और वहां पर स्ट्राइक की गई है। इसके अलावा जो कुछ और अहम सरजाल है, तेरा कला, ये जम्मू कश्मीर के कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद का एक लॉन्च पैड है, और सरजाल इलाके के तेहरा कला गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बना है ताकि असलियत छिपी रहे। कहा जाता है कि यहाँ पर हेल्थ सेंटर बना करके और वहां से आतंकियों को ट्रेनिंग दे करके भेजा जाता था भारत की तरफ। तो वहां पर भी निशाना लगाया है। मरकज ये अहले सांबा, हदीस। ये जी। जो सरजाल है वो बेसिकली भारत का जो सांबा सेक्टर है, वो सांबा सेक्टर, सांबा और कठुआ का जो रीजन है, ये जो सेक्टर्स बने हुए हैं सांबा कठुआ के सामने अपोजिट में ये है। और ये भी लॉन्च पैड है। तब एक्टिवेट किए जाते हैं जब टेररिस्ट यहाँ से पुश किए जाते हैं अंदर की तरफ। एक और जो जो एक ठिकाना है जिस पर आज भारत ने अटैक किया है वो है महमूना जोया सियालकोट। तो सियालकोट और महमूना जोया के बारे में कहा जाता है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्च पैड है, और पाकिस्तान की आईएसआई का भी एक इम्पोर्टेंट डेरा है, वहां से काफी ऑपरेशंस करता है आईएसआई। और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ पर जिनकी आड़ में सब सारा काम हो रहा था। और
ये सियालकोट सामरिक दृष्टि से और सैनिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से हमने अटैक किया है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है शाही साहब? देखिए, बॉर्डर के जो भी आप टाउन्स देखते हैं वहाँ पे मैसिव पाकिस्तानी आर्मी प्रेजेंस है। जैसे हमारे बॉर्डर के टाउन पे कोई ऐसा बॉर्डर टाउन नहीं है जहाँ पे इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है, उसी तरह पाकिस्तान का कोई बॉर्डर टाउन नहीं है जहाँ पाकिस्तानी मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है। जो वाटर वाला हमने प्रोग्राम किया था उसमें हमने बताया था कि पाकिस्तान का मेनली पॉपुलेटेड एरिया जो है वो वही है जो ग्रैंड ट्रंक रोड जो जाती है, जो भारत से जब एंटर करती है पाकिस्तान में, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसको हम कहते हैं, और जब वो ऊपर काबुल की तरफ निकलती है तो उसी के अराउंड आपको मोस्टली जो है पाकिस्तान के इनहेबिटेड एरिया जो है वो नजर आएंगे। तो जाहिर है कि इन्हीं जगहों पे आपको मिलिट्री प्रेजेंस भी है। तमाम जो पाकिस्तान के कोर हैं वो इन्हीं एरियाज पे जो है वो कंसंट्रेटेड है, यानी यहीं नॉर्थ से लेके साउथ तक में आप अगर लाहौर से निकलेंगे ऊपर जाने के लिए जब जीटी रोड पे, तो आपको ये तमाम बड़े शहर जो है वहाँ पे नजर आएंगे, जिसमें गुजरांवाला है, गुज्जर टाउन, गुजरात, सियालकोट थोड़ा सा हट के है, दूसरे रास्ते पे है, लेकिन ये जो एक बैंड है जो इंडियन बॉर्डर से जीटी रोड के बीच का बैंड है, मोस्टली पॉपुलेशन आपको इसी एरिया में नजर आएगी। तो जहाँ पॉपुलेशन है जाहिर है कि वहीं पर मिलिट्री बेसिस भी पाकिस्तान के मौजूद है। तो यही इन्हीं इलाकों में मिलिट्री बेसिस भी पाकिस्तान के। आज शाही साहब जब ये प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी तो बहुत डिटेल में बताया गया कि जिन जिन भी एक एक करके 9 ठिकाने गिनाए हमारे सैन्य अधिकारियों ने, जिन्होंने ब्रीफिंग की और बताया कि उन ठिकानों से कौन से आतंकी संगठन ऑपरेट करते थे और किस नेचर का आतंक का वहां से आतंकवादियों को भेजा जाता था, और हमारे यहाँ अटैक्स जो हुए उनमें कौन से अटैक्स में उनका हाथ था। तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनली भी भारत ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो 9 ठिकाने ये हैं, वो खुद भारत बता रहा है, और हमने क्यों इन 9 ठिकानों पर हमला किया है वो भी बता रहा है, ताकि जब वो ब्रीफिंग भी, जो कल नोट भी आया था ऑपरेशन सिंदूर का भारतीय आर्मी का, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारतीय आर्मी ने किसी पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को टारगेट नहीं किया है, और उन्होंने उन 9 ठिकानों पर हमला किया है जहां से टेररिस्ट ऑपरेट करते थे, जहां उनकी ट्रेनिंग और जहां उनके लॉन्च पैड्स थे। ये भी काफी सिग्निफिकेंट है बताने के लिए कि पाकिस्तान की जो वॉर डॉक्ट्रिन है उसके बारे में बताइए, और अंतरराष्ट्रीय तौर पर जिस तरीके से हमने एक एक करके 9 ठिकाने बताए, ये भी बताए कि वहां कौन से आतंकी संगठन ऑपरेट कर रहे थे, और उन आतंकी संगठनों ने भारत में किन आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है, कौन से आतंकी हमलों में शामिल थे, इसका कितना सिग्निफिकेंस है अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें, अमेरिका के लिए, रशिया के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए, इसराइल के लिए, ईरान के लिए, ब्रिटेन के लिए, वो तमाम देश जो इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए, जाहिर है कि आपको किसी भी इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशन से पहले डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो गैदर करना पड़ता है, और उसके लिए आप पूरी तैयारी करते हैं। जो आपके पास इतने सालों से इंटेलिजेंस मौजूद है, जो ब्रीफिंग आपको की गई है इतने सालों से, वो आप लेके जाते हैं और इंटरनेशनल ऑडियंस को देते हैं कि भाई ये रीजन है, ये जगह है, यहाँ से हम अटैक आए हैं, तो हमने इसे अटैक किया है और ये हमारे पास ये प्रूफ है। तो जाहिर है कि वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्री हैं और ये इजीली एक्सकेलेट कर सकता है एक न्यूक्लियर वॉर में। तो एक दुनिया में उसको लेकर चिंता बनी रहती है, और अलग अलग कंट्रीज ने बार बार ये बात अभी पिछले 10 दिनों में दोहराई है कि सिचुएशन को डिस्कलेट किया जाना चाहिए। आज भी जब हमला हुआ उसके बाद जब यूएस का भी बयान आया है कि हम चाहेंगे कि डिस्कलेट हो। चाइना ने भी डीएस्केलेट करने के लिए कहा है, यूएई, तमाम और कंट्रीज जो हैं वो डीएस्केलेट की बात कर रहे हैं। लेकिन ये है कि डिस्केलेट, देखिए साइकिल तो अब स्टार्ट हो गया, तो अब इतना जरूर है कि इसमें भारत ने किसी मिलिट्री ठिकाने को जानबूझ के ये नहीं किया कि वो एस्केलेटरी उसको सर्कल में एंटर नहीं करना चाह रहा है। उन्होंने मिलिट्री ठिकाने नहीं किए हैं, लेकिन चूंकि डेथ हुई है, पाकिस्तान ने अभी तक 26 डेथ उनकी तरफ से कंफर्म हुई है। ये नंबर आगे मजीद बढ़ने के चांसेस है। ये क्योंकि काफी लोग घायल हैं, तो जाहिर है कि ये नंबर्स बढ़ेंगे। तो अब पाकिस्तान के अंदर वो इंटरनल प्रेशर उनके मीडिया और उनके लोगों का होगा, वही चीज जो अभी पिछले 15 दिनों 17 दिनों से हमारी मीडिया और हमारे लोग का जो प्रेशर हुकूमत पे था,
अब वो प्रेशर पाकिस्तान के अंदर भी उनकी मीडिया और उनकी हुकूमत का बनेगा। तो जाहिर है कि उनको भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मतलब इसमें तो कोई मुझे दो राय नहीं लगती कि कोई रिटेलिएटरी अटैक नहीं होगा। रिटेलिएटरी अटैक होगा, क्योंकि अगर वो रिटेलिएटरी अटैक नहीं करते हैं तो वहाँ पे अपनी मीडिया और अपने लोगों का गुस्सा जो है वो पाकिस्तान फौज नहीं झेल पाएगी। ये याद रखें कि अपने पूरे हिस्ट्री में पाकिस्तान फौज और लोगों के बीच जो अभी तफरका पड़ा हुआ था वो सबसे ज्यादा था, स्पेशली इमरान खान को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और जिस तरह से इलेक्शन की रिगिंग जो है वो आर्मी ने की थी पिछले इलेक्शन की। उसके बाद एक बहुत बड़ा तबका जो आर्मी फोर्सेस का है वो नाराज चल रहा है, बहुत बड़ा तबका जो सिविलियंस का है वो नाराज चल रहा है आर्म फोर्सेस से। तो ऐसे सूरत हाल में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इसमें कुछ ना करे, तो उनको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब मसला ये है कि भारत के पास क्लियर बैंक ऑफ टारगेट, बैंक ऑफ टारगेट से क्या मुराद है? बैंक ऑफ टारगेट की ये मुराद है कि भारत ने कहा कि ये टेरर कैंप्स हैं, यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है, ये इंटरनेशनली प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ग्रुप हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो, यूनाइटेड नेशन उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर चुकी है। तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनके ये कैंप थे, हमने इस पे हमला किया। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के पास बैंक ऑफ टारगेट उस तरह की कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कोई इंडिया में मतलब यानी पाकिस्तान के अपने शब्दों में भी कहें तो इंडिया में कोई टेरर कैंप इंडिया के अंदर तो है नहीं जो इंडिया ऑपरेट कर रहा है, जैसे पाकिस्तान पर हमला हो रहा है। तो आप किस पे टारगेट करें, यानी आपका बैंक क्या है? तो जाहिर है कि आपको कुछ उस तरह की जगह चुननी पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज है, क्योंकि सिविलियन कैजुअलिटी हुई है पाकिस्तान में, तो मतलब पाकिस्तान जिसको सिविलियन कह रहा, वो इंटरनेशनल मीडिया से पता चलेगा कि कौन लोग मारे गए हैं, उसमें कितने टेररिस्ट हैं। भारत ने अपनी ब्रीफिंग में ऑफिशियली कहा है कि मतलब अभी तक सिविलियंस के मारे जाने की खबर नहीं है, सिविलियन टारगेट्स नहीं थे। भारत ने अपनी ऑफिशियल अपनी ब्रीफिंग में सब सारी बातें टारगेट, हाँ टारगेट तो जाहिर है सिविलियंस को नहीं किया जाएगा जानबूझ के। तो वो है, तो अगर मौत हुई है और जो मौत के नंबर 26 जो है अभी पाकिस्तान बता रहा था कुछ देर पहले तक, लेकिन ये नंबर अभी और बढ़ेंगे, मजीद बढ़ेंगे। तो फिर पाकिस्तान को ये नहीं कर सकता कि उनको वो कोई खाली बिल्डिंग पे हमला करे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम भी ये हमला कर सकते हैं और उसमें कैजुअलिटी ना हो। तो अब मसला ये है कि अगर पाकिस्तान हमला करता है और इंडियन साइड में मजीद कैजुअलिटी होती हैं, तो फिर उसके बाद ये रिटेलिएटरी साइकिल जो है ये बढ़ सकता है, क्योंकि फिर भारत को हमला करना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान यानी रिटेलिएशन करेगा। तो अब देखना पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें क्या कह रही है, दोनों के बीच क्या बातें करवा रही है। इनफैक्ट रशिया ने भी ऑफर किया था मीडिएशन करने को, अमेरिका ने भी मीडिएशन करने को ऑफर किया है। अब लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का कोई भी मीडिएशन जो होगा वो एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। हालांकि जो प्रेशर अभी पिछले 10 से 15 दिनों तक भारत पे था, अब वो प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा कि आप जो है ये इस पे रिटेलिएटरी हमला जो है वो ना करें। तो इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली ये चीजें चलती रहेंगी, उस पर वो प्रेशर बनता रहेगा। अब वेट एंड वॉच जो है वो हमारे तरफ हमें करना है, क्योंकि जाहिर है कि अभी तक वेट एंड वॉच पाकिस्तानी कर रहे थे, अब वेट एंड वॉच हमें करना पड़ेगा कि ये कहीं इसका कोई रिटेलिएशन होता है या नहीं। बिल्कुल, शाही साहब ने समझाया बहुत अच्छे तरीके से कि ये 9 ठिकाने क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, प्रेस ब्रीफिंग में समझाया गया। और मॉक ड्रिल भी आज तमाम जगहों पर भारत में की जा रही है और सारे जगहों पर वो वीडियोस अवेलेबल हैं जो भारत सरकार ने जारी किए हैं कि अगर एयर रेड सायरन बजते हैं तो क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जैसे शाही साहब ने कहा कि हमें तैयार रहना पड़ेगा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। तो उन मॉक ड्रिल्स पर में भाग ले सकते हैं तो लें, वो वीडियोस देख रहे हैं, एयर सायरन बजना है तो क्या करना है, सब सारी चीजें जरूर एक दूसरे को इन्फॉर्म करें ताकि हम लोग अपने आप को भी और दूसरों को ऐसी आपात स्थिति में बचाने के काबिल रहें, हमें ड्रिल्स पता हो। तो सब सारी चीजें हैं और जिम्मेदारी के साथ संदेश शेयर करें, हमें एक रहना है और बहुत बहुत जरूरी है। शाही साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दर्शकों को बता दें कि तमाम एयरपोर्ट्स को भारत ने बंद कर दिया है, जिसमें लेह, अमृतसर एयरपोर्ट है, ले एयरपोर्ट है, सूरत एयरपोर्ट है, श्रीनगर एयरपोर्ट है। वो सारी जानकारी आप को भारत सरकार के जुड़े हैंडल्स पर मिल जाएगी और द रेड माइक पर भी हम तमाम जानकारी आपके बीच लेकर के लगातार आ रहे हैं और आते रहेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।